हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अब तक जितने भी हम लोगों ने टॉपिक को कवर किया है, उन सभी टॉपिकों से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मिसलेनियस प्रश्न है। तो एक बार फिर से आपको एनालिसिस करने का मौका मिल रहा है। तो ईमानदारी पूर्वक जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताइए। मैं सिर्फ आंसर को डील करूंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को हुआ। किस किस के बीच? तो अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ। खुर्जा या खुर्दा का जो युद्ध है ये कब हुआ था? 1765 में निजाम और मराठों के मध्य हुआ। इसके बाद वांडीवास का जो युद्ध है ये कब हुआ? तो 22 फरवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ। और बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ। तो इसको जो है आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड प्रश्न पूछा गया, मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की? मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी मकसूदाबाद स्थानांतरित कर दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे नासिर जंग के उपाधि से विभूषित किया था। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, टोडरमल। तो दक्षिण भारत का टोडरमल किसको कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां को। थर्ड प्रश्न है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी की संरक्षणता स्वीकार करनी पड़ी तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। कंपनी के द्वारा अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर ले लिया गया। उसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी। इसके पश्चात कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना जो है स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है, महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहां थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहां थी? याद रखिएगा, लाहौर में थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। देखिए, शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध, शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया और इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी जो है लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों को ही जो है दोनों उसके अधीन आ गई। और 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। प्रश्न संख्या 5 है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि कब हुई थी, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुई। और इस संधि के जो प्रमुख बिंदु हैं याद रखिएगा, तो चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य जो है अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई। और इस संधि के जो प्रमुख बिंदु हैं, पहला था सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। दूसरा जो बिंदु था, सतलज के पूर्व की रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गई और लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखी गई ताकि रणजीत सिंह अंग्रेजों पर आक्रमण न कर सके। 6 नंबर है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी।
चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो है, ये राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में वे मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बताइए, ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य हुआ। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य चला और यह युद्ध जो है मार्च 1784 में मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से 92 के बीच चला। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त होता है और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में हुआ और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। यह एक निर्णायक युद्ध हुआ। यह जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था एक निर्णायक युद्ध था जिसमें मैसूर की हार हुई। प्रश्न संख्या 8 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा, 1853 ईस्वी में बंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाड़े के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। रेलवे के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी समय है 1848 से 1856 के बीच। इनके कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार और चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित था, इसको लागू किया गया। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? बताइए। आपको याद होगा कुछ ही पहले, मतलब कि इससे पहले के जो सेशन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था और कुछ सेकंड पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और उसके शासनकाल में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई को यह जो 15 जुलाई है, 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा जो है और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पारित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ। प्रश्न संख्या 10 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस गवर्नर जनरल के समय में जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड एलेनबरो के समय में जो है दास प्रथा को समाप्त किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एलेनबरो। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो ने 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था और इसके कार्यकाल को कुशल आक्रमणता की नीति का काल भी कहा जाता है। कुशल आक्रमणता। और इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। 11 नंबर है, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लॉर्ड रिपन भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। जो भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड रिपन। और इसके सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत था 1882 ईस्वी में
और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए तथा जिलों में जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की योजना बनाई गई। नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया और इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। प्रश्न संख्या 12, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को आप देख लीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इससे पहले वाले सेशन को जिसने भी अटेंड किया है, ये सभी प्रश्न वहीं से पूछे गए हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, विलियम बेंटिक। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1828 से 35 के बीच, याद रखिएगा। और गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक हैं, इन्होंने मतलब कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और इसने 1829 ईस्वी के नियम 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को जो है प्रतिबंधित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में और इसके बाद पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 13 नंबर है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? जो टॉमस मुनरो थे, ये जो थे किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो, इनका संबंध जो है बताइए किस भू राजस्व बंदोबस्त से है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सर टॉमस मुनरो व कर्नल रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। किन किन को? टॉमस मुनरो और कर्नल रीड को, याद रखिए, टॉमस मुनरो और कर्नल रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। इस व्यवस्था में भूमिदार भूमि का स्वामी होता था जो सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होता था। सर्वप्रथम कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल क्षेत्र में जो बारामहल क्षेत्र था, यहां से इस व्यवस्था को लागू किया था। भू राजस्व संबंधी आरंभिक प्रयोग के पश्चात 1820 में इसे मद्रास, बंबई और असम के अधिकांश भागों में लागू कर दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र समाहित था। इसके बाद 14 नंबर है, महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में, किस एरिया में लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, महलवाड़ी जो व्यवस्था था ये पंजाब में लागू किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी 1819 ईस्वी में किए थे। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इस व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं बल्कि ग्राम अथवा महाल होता था। कौन होता था? ग्राम अथवा महाल। और ग्राम के लोग सम्मिलित रूप से मतलब मिलजुल कर ग्राम के लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आदि क्षेत्र शामिल थे। महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों पर लागू थी। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड के द्वारा पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का, रजिस्टर्स का पंजियों का प्रयोग किया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है, व्यापगत यानी जो लैप्स का सिद्धांत है किससे संबंधित है? व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। याद रखिएगा, जो व्यापगत यानी लैप्स का जो सिद्धांत है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, व्यापगत का सिद्धांत या राज की हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। जो हड़प की नीति है या व्यापगत का जो सिद्धांत है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। इस नीति या जो नीति है, इस नीति के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश राज में विलय कर लिया जाएगा। व्यापगत सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए राज थे सतारा, 1848 में इसे मतलब कि मिला लिया गया था, सम्मिलित कर लिया गया था व्यापगत सिद्धांत के अनुसार। और सतारा के बाद जैतपुर को 1849 में, इसके बाद झांसी को 1853 में और इसके बाद नागपुर को। तो क्रम जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो व्यापगत सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए जो राज्य थे सतारा था, जैतपुर था, झांसी था और नागपुर था। 16 नंबर है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस एन सेन।
भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ सेन को यानी एस.एन. सेन को 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंप दिया। इस संदर्भ में लिखी गई उनकी पुस्तक 1857 1857 है। एस.एन. सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु इसका समापन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। 17 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए मिलान करते हैं। झांसी, झांसी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, झांसी का संबंध रानी लक्ष्मीबाई से है। ठीक है। और विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? तो जनरल ह्यूरोज। इसके बाद लखनऊ का जो संबंध है किनसे है? तो बेगम हजरत महल, लखनऊ बेगम हजरत महल। और विद्रोह का दमनकर्ता कौन था बताइए? तो कॉलिन कैंपबेल। इसके बाद कानपुर का जो संबंध है अजीमुल्ला खान से है, अजीमुल्ला खान। और जो विद्रोह का दमनकर्ता था कौन? ये इसके भी जो दमनकर्ता था कॉलिन कैंपबेल था, मतलब कॉलिन कैंपबेल ही था दोनों का। तो लखनऊ और कानपुर का। फैजाबाद का जो संबंध है वह है मौलवी अहमदुल्ला शाह से, मौलवी अहमदुल्ला शाह से। और इसके जो दमनकर्ता थे फैजाबाद के कर्नल नील, कर्नल नील। तो एक बार फिर से जो है इसको देख लेते हैं। देखिए, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, विद्रोह का दमनकर्ता जनरल ह्यूरोज, लखनऊ बेगम हजरत महल, कॉलिन कैंपबेल विद्रोह का दमनकर्ता था, कानपुर अजीमुल्ला खान, कॉलिन कैंपबेल ही, और फैजाबाद अहमदुल्ला शाह, कर्नल नील। 18 नंबर है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था? तो कलकत्ता से। 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा किया गया। किस किस के द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था, बंगाल से होता था। बाद में यह ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया। इससे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का जो है गौरव प्राप्त है। इसके बाद प्रश्न संख्या जो 19 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 में समाचार पत्र है, सूची 2 में प्रारंभ करने वाला व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो देखिए, जो बॉम्बे क्रॉनिकल है, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला जो व्यक्ति थे, नाम याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किसके द्वारा होता था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। लीडर का मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संपादन एनी बेसेंट ने किया। लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। प्रश्न संख्या 20 है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है किस पर मतलब कि ये आधारित है, इसका सही जवाब बताइए। कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपको जवाब नहीं पता होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूरी तरह से फिनिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग आधुनिक विश्व यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया है। रिवीजन करते रहिए और कहीं भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।